हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो सामान्य अध्ययन की सीरीज़ चल रही है, जो सुपर टेट, यूपी टेट, यूपी लेखपाल या अन्य कोई ऐसे एग्ज़ाम जहां पर आपकी सामान्य ज्ञान पूछी जाती है, तो सभी कंपटीशन के लिए ये वीडियोस इम्पोर्टेंट हैं। और अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो है हमारा सौरमंडल के बारे में डिस्कस किया है हमने, भूकंप के बारे में डिस्कस किया है, चट्टान के बारे में डिस्कस किया है। और आज हम उसी क्रम में वीडियो लेकर के आए हैं ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, आपका यूपी टेट की जैसे कि सभी को पता है कि 23 जनवरी आपकी डेट फिक्स हो चुकी है। तो जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं, इनको वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, और बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि जो भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हो वहाँ पे एक बार इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी क्या होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। तो ज्वालामुखी की डेफिनेशन क्या है कि ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख, जलवाष्प आदि का निर्गमन होता है। सिंपल सी भाषा में समझिए, ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला वह छिद्र या दरार है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से है, यानी पृथ्वी के अंदर है तो आंतरिक भाग में ही होगा, और जिसके माध्यम से तप्त गैस, गर्म तरल लावा, राख, जलवाष्प आदि का निर्गमन होता है। यानी आपका जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी से सिर्फ और सिर्फ मैग्मा ही नहीं निकलता। कभी देखो, ज्वालामुखी से और भी सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे आपकी गैसेस निकलती हैं, बहुत सारी राख निकलती है, जलवाष्प निकलती है, लावा निकलता है। तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला ऐसा छिद्र अथवा दरार जिससे तप्त गैस, तरल लावा, जलवाष्प, राख आदि का निर्गमन यानी निकलती रहती हैं, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो एक तो हो गया ज्वालामुखी, ठीक है, एक क्या हो गया, ज्वालामुखी हो गया। और एक होती है ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है? इसके अंतर्गत पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है, मैग्मा निकलेगा। तो जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलेगा, जब बाहर की तरफ आएगा, तो मैग्मा जब बाहर की तरफ आकर के फ्लो होता है उसे हम कह देते हैं लावा। और वो लावा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो पिघले हुए मैग्मा के पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलने की प्रक्रिया, यानी उस मैग्मा को हमने लावा कह दिया, और उस लावा के ठंडा होने तक की जो क्रिया है उसको हम ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मैग्मा निकलने से लेकर धरातल या उसके अंदर विभिन्न रूपों इसके ठंडा होने की प्रक्रिया तक शामिल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया के कितने रूप होते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के आपके दो रूप पाए जाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया या तो पृथ्वी के अंदर हो सकती है या पृथ्वी के बाहर हो सकती है। तो पृथ्वी के अंदर जो क्रिया हुई थी, मैंने आपको कल डिस्कस किया था चट्टानों के बारे में। तो चट्टानें तीन प्रकार की मैंने आपको बताई थी। तीन प्रकार की चट्टानों में अगर आपको याद हो, जो पहली प्रकार की चट्टान है वो है आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से आपका ज्वालामुखी क्रिया से होता है। अब ज्वालामुखी क्रिया से जब उनका निर्माण होता है, तो कहने का मतलब ज्वालामुखी क्रिया कल जो आपने देखा था, तो आग्नेय चट्टान जो थी वो आपकी दो प्रकार की थी। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की थी। एक तो थी आंतरिक आग्नेय चट्टान और एक थी बाह्य आग्नेय चट्टान। तो जो आंतरिक आग्नेय चट्टान थी वो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप मतलब बनी थी। और वो ज्वालामुखी क्रिया कहाँ हुई थी? ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी के अंदर हुई थी। ऐसे ही बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान जो थी आपकी, वो निर्मित हुई थी ज्वालामुखी क्रिया जब बाहर हुई थी, पृथ्वी के बाहर मैग्मा लेकर के आ गया था, तो वो बाह्य चट्टानें बनी थी। तो इसी तरीके से जो ज्वालामुखी क्रिया दो तरीके की हो गई। एक तो भाई मैग्मा जब अंदर ही पिघल के रह जाता है, अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे धरातल के नीचे भूगर्भ में मैग्मा के शीतल होकर जमने की प्रक्रिया, जिसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, सिल डाइक डाइक की अंत स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है
कि अगर मैग्मा जो है ज्वालामुखी का जो मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर ठंडा हो जा रहा है, तो उसके अंतर्गत मैंने कल आपको बताया था, मैंने बताया था कि जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं, पातालीय चट्टानें और मध्यवर्ती चट्टानें। और मध्यवर्ती चट्टानों के अंतर्गत हमने बात की थी बैथोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाइक की। वो वीडियो आप जाकर के जरूर देख लेना। तो मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर ठंडा हो रहा है तो उससे हमारी क्या बनती है, बैथोलिथ, फैकोलिथ, सिल या डाइक बनती है। यानी एक क्रिया तो ज्वालामुखी की पृथ्वी के अंदर हो गई। दूसरी चीज, दूसरे में क्या होता है, धरातल के ऊपर घटित होने वाली क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल से एकदम विस्फोट के साथ जब बाहर आता है और वो लावा बन जाता है, लावा किसका रूप ले लेता है, जब लावा जब ठंडा हो जाता है तो चट्टान बन जाती हैं। तो एक क्रिया तो पृथ्वी के अंदर हुई और एक क्रिया पृथ्वी के बाहर हुई। तो ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप हो गए, अंदर होने वाली क्रियाएं यानी आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाएं, और दूसरी होगी बाह्य ज्वालामुखी क्रियाएं। बाह्य ज्वालामुखी क्रियाओं में कौन कौन सी क्रिया प्रमुख होती हैं, एक तो ज्वालामुखी हो गया, दूसरा धरातलीय प्रवाह है, ठीक है, तीसरा गर्म जल के स्रोत भी ज्वालामुखी कारण बन जाते हैं, गैसर बन जाते हैं जहाँ से गैसेस निकलती रहती हैं, और धुआंरे बन जाते हैं, ठीक है, जिसे फॉग माउंटेन्स हम कहते हैं, यानी यहाँ से फॉग निकलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं किसमें, जो आपका जो ज्वालामुखी क्रिया जो होती है वो बाह्य रूप से होती है, उसमें ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला अब बात करेंगे कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ज्वालामुखी से आपके मुख्य रूप से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, तो मुख्य रूप से निकलने वाले पदार्थ ये तीन हैं, गैस तथा जलवाष्प, विखंडित पदार्थ और लावा। ये तीन प्रमुख जो है पदार्थ पाए जाते हैं किसमें, ज्वालामुखी से जो निकलते हैं। और बात करें पहले हम गैस तथा जलवाष्प की, तो ज्वालामुखी उद्वेदन के समय सर्वप्रथम गैसें व जलवाष्प ही बाहर आते हैं। इसमें सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो किसकी होती है, जलवाष्प की होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जलवाष्प की जो मात्रा होती है सर्वाधिक होती है, कितनी होती है, 60 to 90% होती है। और बाकी अन्य गैसें जैसे CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड भी, ये गैसेस भी आपकी ज्वालामुखी से निकलती हैं। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो सर्वाधिक मात्रा में गैस निकलती है वो है आपकी जलवाष्प, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विखंडित पदार्थ में कौन कौन से हैं, धूल और राख से बनी चट्टाने टुकड़े जो धरातल पर निकलते हैं। धूल और राख से जैसे आपकी सबसे पहले तो गैसेस निकल गई, गैसेस और जलवाष्प निकल गई, उसके बाद कुछ विखंडित पदार्थ भी होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं। तो उनमें आपके धूल होती है, राख होते हैं, कुछ चट्टानी टुकड़े होते हैं जिन्हें हम टफ कहते हैं। क्या कहते हैं, टफ कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई विखंडित पदार्थ के बारे में बात। अब हम बात करेंगे लावा के बारे में। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निकलता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, लावा कह देते हैं। सिंपल सी बात है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। तो मैंने बताया था कि जो आग्नेय चट्टान मुख्य रूप से हैं वो किससे बनी होती हैं, वो आपकी ज्वालामुखी क्रिया से बनी होती हैं। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है, वही जो कल हमने आग्नेय चट्टानों की बात की थी ना, उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें दो प्रकार की थी। ऐसे ही रासायनिक क्रिया के आधार पर ही चट्टानें दो प्रकार की थी, एसिड चट्टानें और यानी अम्लीय चट्टानें, दूसरा बेसिक यानी क्षारीय चट्टानें। वही चीज यहां पर आ गई सिंपल कि सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का हो गया, एसिड लावा, बेसिक लावा। एसिड लावा क्या है, यह अत्यंत गाढ़ा चिपचिपा होता है। एसिड लावा जो होता है वो बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है, जिसमें सिलिका की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। सिलिका की मात्रा क्या होती है, इसमें अधिक होती है। मैंने कल अम्लीय चट्टानों के बारे में बताया, तो उसमें जो आपकी सिलिका की मात्रा होती है वो आपकी लगभग 60 से 65% तक सिलिका की मात्रा होती है अम्लीय चट्टानों में। यानी चट्टानों की जो अम्लीयता होती है वो किस पर निर्भर करती है, वो सिलिका की मात्रा पर निर्भर करती है। सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो वो चट्टान अम्लीय होगी, ठीक है।
तो एसिड लावा क्या होता है, एक अत्यंत गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है और इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। अतः यह धरातल पर दूर तक ना फैलकर क्रेटर के आसपास गुंबदा आकार शंकु का निर्माण कर लेता है। एग्जाम्पल देखें तो स्ट्राम्बोली इटली और पाई डी डोम फ्रांस। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखने हैं। बेसिक लावा क्या है, यह हल्का पतला धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला कम सिलिका युक्त होता है। बेसिक है तो इसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अतः इसे चपटा या सील्ड शंकु का निर्माण होता है। इससे जो है आपका चपटा या सील्ड शंकु का निर्माण होता है। तो बेसिक लावा से कौन सा जो है ज्वालामुखी जिससे बेसिक लावा निकलता है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मोना लोआ शंकु जो कहाँ पर है, हवाई द्वीप में है। ठीक है, तो मैग्मा लावा आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण रासायनिक एवं खनिज संगठन के आधार पर कर सकते हैं। जैसे फेल्सिक इसमें क्या होता है, सिलिका प्रधान खनिज क्वार्ट्ज या फेल्सफार की अधिकता होती है, फेल्सिक। ठीक है, तो ये जो है मैग्मा और लावा और आग्नेय चट्टानों का हमने वर्गीकरण किया है। मतलब मैग्मा और लावा या आग्नेय चट्टानों को हम फेल्सिक कब कहेंगे, जब उसमें सिलिका की जो मात्रा है वो आपकी अधिक होगी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्वार्ट्ज और फेल्सपार की मात्रा भी अधिक होगी, तो उसे हम फेल्सिक चट्टानें कहेंगे या फेल्सिक लावा कहेंगे या फेल्सिक मैग्मा कह सकते हैं। फिर है मैफिक, इसमें मैग्नीशियम व लौह तत्व की क्या होती है, प्रधानता होती है, जैसे पायरोक्सिन्स, एम्फीबोल तथा ओल्विन। ठीक है, तो मैफिक में क्या होता है, आपके मैग्नीशियम और लौह तत्व की क्या होती है, प्रधानता होती है। फिर है अल्ट्रामैफिक, इसमें सिलिकॉन या एल्युमिनियम की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो फेल्सिक में आपके क्वार्ट्स और फेल्सफार की अधिकता होती है। मैफिक में मैग्नीशियम व लौह तत्व की अधिकता होती है, जैसे आपका पायरोक्सिन्स है, एम्फीबोल्स है, ओल्विन है। और अल्ट्रामैफिक में इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। बात कर लें, एक टर्म है मड वोल्केनो, कभी कभी आ जाता है। तो मड वोल्केनो का मतलब क्या है, मड वोल्केनो ऐसी प्राकृतिक रचना है जिसमें से भूमि से उत्सर्जित गैसों और कीचड़नुमा गाज जैसे तरल पदार्थों का उत्सर्जन होता है। मड वोल्केनो पृथ्वी पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों को अलग करने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों या ज़्यादातर इसके आसपास पाए जाते हैं। तो मड वोल्केनो होता क्या है, मड वोल्केनो में क्या होता है, इसमें क्या होगा, भूमि से क्या निकलती है, भूमि के अंदर से आपका कीचड़नुमा गाद जैसे पदार्थों का उत्सर्जन होता है। जैसे नॉर्मल जो ज्वालामुखी था उसमें मैग्मा का उत्सर्जन हो रहा था, लेकिन ये जो मड ज्वालामुखी है इससे अंदर से कीचड़नुमा कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ गाद होते हैं, उनका उत्सर्जन होता है। तो इसीलिए इसको हमने कह दिया मड वोल्केनो। कहाँ पर ये अधिक से अधिक पाया जाता है, तो ये आपका जो है पृथ्वी पर जो टेक्टोनिक प्लेट को अलग करने वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो ये कहाँ पाए जाते हैं, आपके यूएसए, कनाडा, ताइवान, इटली, ईरान, पाकिस्तान, रोमानिया, चीन, जापान, इंडोनेशिया, कोलंबिया सहित ये विश्व के अनेक देशों में पाए जाते हैं। और भारत में सिर्फ अंडमान समूह के बाराटांग नामक द्वीप में ये पाया जाता है। बाकी विश्व का सबसे बड़ा मड वोल्केनो कहाँ पर है, लूसी नाम है इसका, कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं सक्रियता के आधार पर। तो पहला है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, फिर है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, फिर है शांत ज्वालामुखी। 3 प्रकार हो गए। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो पहला ज्वालामुखी है, ये वाला पहला ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, क्योंकि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ पदार्थ इसके अंदर से निकलते रहते हैं, यानी उत्सर्जन पदार्थों का इससे हमेशा होता रहता है। तो ये सक्रिय अवस्था में है। फिर इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इससे पदार्थों का निकलना बंद हो जाता है। तो बस कभी कभी जो है इसमें उद्गार पाया जाता है, कभी कभी। ठीक है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी इसमें उद्गार हो जाता है इस प्रकार की ज्वालामुखी में, तो उसे हमने कह दिया प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। फिर है शांत ज्वालामुखी, जो काफ़ी वर्षों से जिनमें उद्गार नहीं हुआ है, शांत पड़े हैं, ना ही उद्गार होने की इनमें संभावना होती है, तो उसे हम कह देते हैं शांत ज्वालामुखी। तो स्टेजेस ऑफ वोल्केनो है, पहले ये सक्रिय ज्वालामुखी था,
फिर हो गया आपका प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, फिर बन गया शांत ज्वालामुखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्गार के अनुसार आपके दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। ठीक है, एक तो होता है केंद्रीय उद्भेदन, फिर होता है दरारी उद्भेदन। अभी हम बात करेंगे इनके बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लें कि सक्रियता के आधार पर जो ज्वालामुखी होती है उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सक्रियता के आधार पर तीन प्रकार बताए थे। तो पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, वाष्प, गैसें, राख, चट्टान खंड, लावा आदि बाहर निकलते रहते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, जिनके मुख से सदैव कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। ठीक है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप में है। बैरन द्वीप जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो आपका किलायू कहाँ पड़ता है, हवाई द्वीप में पड़ता है। लांगेला एवं बगाना ये पापुआ न्यू गिनी में है। समेरू जावा ये कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। सर्वाधिक सक्रिय की बात करें तो मेरापी ज्वालामुखी सर्वाधिक सक्रिय है। इसके अलावा बात करें यासुर, यासुर जो है कहाँ पड़ता है, तात्रा द्वीप यानी वनुआतू में पड़ता है। इसके अलावा माउंट एटना कहाँ का है, सिसिली द्वीप का है। स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। तो ये सब क्या है, आपके सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो बैरन द्वीप जो है ये कहाँ पड़ता है, बैरन जो आपका ज्वालामुखी है ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। मोना लोआ यह आपका हवाई द्वीप में पड़ता है। ठीक है, फिर आपका है ओजस डेल सलाडो, ये कहाँ पड़ता है, आपका अर्जेंटीना चिली की सीमा पर है। ठीक है, फिर है माउंट एरेबस, ये आपका अंटार्कटिका रॉस द्वीप पर स्थित है। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल। इनको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल से प्रश्न आपका बनता है। फिर आपका प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। तो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है, तो उन्हें हम क्या कैसे कहते हैं, उन्हें हम प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, जैसे जापान का फ्यूजियामा है, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ है, अंडमान निकोबार का नारकोंडम है, इटली का विशुवियस है। ये सारे कैसे हैं, ये सब आपके अप्रक्षुब्ध ज्वालामुखी हैं। ठीक, आगे हम बात करें शांत ज्वालामुखी की। तो ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में ना ही कोई उद्गार हुआ है और ना ही होने की संभावना है, तो उसे हम कहते हैं शांत ज्वालामुखी। जैसे आपका ईरान का देवबंद है, पाकिस्तान का कोसुल्तान, म्यांमार का माउंट पोपा है, तंजानिया का किलिमंजारो है, इक्वाडोर का चिम्बराजो है, एंडीज पर्वत श्रेणी का एकाका गुआ है। तो ये आपके कैसे ज्वालामुखी हैं, शांत ज्वालामुखी। कभी कभी इनसे ही प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी है, तो आपको इनको लर्न करना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। तो केंद्रीय उद्भेदन क्या होता है, जब ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है वो किसी एक ही केंद्रीय मुख से होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये पृथ्वी के अंदर यहाँ पर एक मुख है, इसमें लावा भरा हुआ है, तो केवल इसी से विस्फोट के साथ अगर कोई भी उद्भेदन हो रहा है, विस्फोट के साथ मैग्मा बाहर निकल रहा है, वो भी एक ही केंद्रीय मुख से, एक ही मुख से बाहर निकल रहा है, तो उसे हम कहेंगे केंद्रीय उद्भेदन। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, एग्जाम्पल देखें तो जो आपका पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप का जो पीली ज्वालामुखी है, ये आपका केंद्रीय उद्भेदन का एग्जाम्पल है। सुंडा जलडमरू मध्य का क्राकाटोआ ज्वालामुखी एग्जाम्पल है इसका। फिलिपाइन द्वीप समूह का माउंट ताल का भयंकर उद्भेदन। तो यहाँ पे क्या होता है, केंद्रीय उद्भेदन में केवल एक ही मुख होता है और इसी मुख से जो आपका लावा है यानी मैग्मा है वो आपका एकदम से विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, तो उसे हम कहते हैं केंद्रीय उद्भेदन, एक ही केंद्र होता है। फिर अगर हम बात करें दरारी उद्भेदन की, तो दरारी उद्भेदन में क्या होता है, जो पृथ्वी की जो भू परपटी होती है उसके अंदर अगर कई सारी दरारें पड़ी हैं और अंदर इन सभी दरारों से आपका लावा धरातल पर प्रवाहित होने लगता है, दरारों से बाहर आने लगता है, तो उसे हम दरारी उद्भेदन कहते हैं। अंतर सिर्फ क्या है, देखो अंतर सिर्फ इतना है यहाँ पर
कि केंद्रीय उद्भेदन में केवल एक ही मुख होता है और एक ही मुख से लावा जो है आपका बाहर आता है, मतलब मैग्मा बाहर आता है, ठीक है, विस्फोट के साथ। लेकिन इसमें दरारी उद्भेदन में विस्फोट के साथ मैग्मा बाहर नहीं आता। इसमें जो दरारें पड़ती हैं पृथ्वी के अंदर, तो उन दरारों से धीरे धीरे जो मैग्मा होता है वो बाहर आता है, प्रवाहित होने लगता है धरातल पर आकर के, ठीक है। तो ये जो आपका है उसे हम कहेंगे दरारी उद्भेदन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के अंग के बारे में। तो ज्वालामुखी के कुछ अंग होते हैं, जैसे ज्वालामुखी शंकु है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। और हम बात करें ज्वालामुखी छिद्र है, ज्वालामुखी नली है, कॉल्डेरा है, ये सब क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज्वालामुखी शंकु क्या होता है। जैसा आपको ये पता है कि जैसे मान के चलो यहाँ पर ये इस तरीके से इसमें लावा भरा हुआ है और यहाँ पर होता है विस्फोट, ठीक है। तो लावा इस तरीके से फैलेगा, इस तरीके से फैलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, आपका मैग्मा फैल जाएगा, जैसे हम क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से अगर मान के चलो लावा बाहर निकला है, तो जब लावा ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ जमा होने लगता है तो ज्वालामुखी शंकु बन जाता है। तो ये देखो यहाँ पे ये एक तरीके से शंकु की शेप ले ली इसने, शंकु इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे देखो ये शंकु की शेप इसने ले ली, तो इसे हम कहेंगे ज्वालामुखी शंकु। यानी ये पूरा जो फिगर है, पूरा जो होल फिगर है, इसे हमने कह दिया ज्वालामुखी शंकु। जब ज्वालामुखी छिद्र से, ज्वालामुखी छिद्र ये रहा, ठीक है, अब इससे लावा बाहर की तरफ निकला, तो बाहर की तरफ इस तरीके से जमा होने लगा, तो ये क्या बन गया, ज्वालामुखी शंकु बन गया। जब जमाव अधिक हो जाता है तो शंकु काफ़ी बड़ा हो जाता है और पर्वत का रूप धारण कर लेता है, तो इसे हम क्या कह देंगे, ज्वालामुखी पर्वत कह देंगे। सिंपल सी बात है। अब यही क्या, जब इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, बहुत अधिक मात्रा में निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब ये लावा ठंडा हो जाएगा तो ये पर्वत का रूप धारण कर लेगा और इसे ही हम कह देंगे ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, इस पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे ये जो छिद्र है, यहाँ पे जो छिद्र है इसे हम कहेंगे ज्वालामुखी छिद्र। ये क्या हमारा ज्वालामुखी छिद्र हो जाएगा, ज्वालामुखी छिद्र हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम बात करें, अब इस छिद्र का धरातल के नीचे भूगर्भ से संबंध एक पतली नली से होता है जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी नली। तो देखो यहाँ पे ये जो आपका है, ये जो आपका है, ये है आपका ज्वालामुखी नली। तो ये आपकी है ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी नली हो गई। ठीक है, और हम देखें, जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है, ज्वालामुखी का छिद्र बड़ा हो जाता है, तो उसे ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे इस फिगर में देखो, तो यहाँ पे ज्वालामुखी का छिद्र अभी छोटा है, अगर यही छिद्र थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ये छिद्र कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए, इस तरीके से ये छिद्र बड़ा हो जाए, ठीक है, ये यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, ये छिद्र क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अब ये छिद्र बड़ा हो जाए, बड़ा होने के कारण कुछ भी हो सकता है, इस पर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर से कोई चीज़ फैल जाती है। ठीक है, तो ये जब छिद्र बड़ा हो जाता है तो इसी छिद्र को हम क्या कह देते हैं, इसी छिद्र को कह देते हैं हम क्या, ज्वालामुखी का मुख कह देते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी का यहाँ पे मुख कह देते हैं। यह हो गया ज्वालामुखी का मुख। ठीक है, अगर ये चीज़ और ज़्यादा फैल जाए, यही चीज़ जो है दसाव या अन्य कारण से और अत्यधिक बड़ी हो जाए, इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फैल जाए, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जा रहा है, ये आपकी नली हो गई और ये इस तरीके से फैल गया, उसका मुंह जो है बहुत बड़ा हो गया और यहाँ पे ये आपका क्या जमा हो रहा है, ये आपका लावा जमा हो रहा है। छिद्र जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं कॉल्डेरा। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या बात किया, यहाँ पे हमने बात की, किसकी बात की, ज्वालामुखी शंकु। तो यहाँ पे जो शेप आपको दिखाई दे रही है पूरी, तो ये पूरी ज्वालामुखी शंकु है। ठीक है, फिर ज्वालामुखी शंकु जब होता क्या है, यहाँ पे लावा बहुत जमा होता रहता है, तो ये एक तरीके से ठंडा होने पर पर्वत का रूप धारण कर लेता है, इसे हम कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। फिर आपका ज्वालामुखी छिद्र है, तो जिस छिद्र से मैग्मा एक्चुअली में बाहर आता है उसे हम ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, और ये आपकी क्या हो गई, ज्वालामुखी नली हो गई। ठीक है, अगर यही छिद्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, प्रेशर के कारण थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी का मुख कह देते हैं। अगर यही छिद्र और बड़ा हो जाए, ये वाला छिद्र जो है आपका और बड़ा हो जाए, जैसे यहाँ पे देखो आप, ये और बड़ा हो गया है, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसे कह देंगे कॉल्डेरा। क्या कह देते हैं, कॉल्डेरा कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक
कॉल्डेरा का एक चित्र था, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इसमें स्लाइड में डाला है शायद मैंने। ये देखिए, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका क्या है, कॉल्डेरा है। ये क्या है, कॉल्डेरा है, क्योंकि छिद्र क्या हो गया, बड़ा सा एकदम से फैल गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉल्डेरा कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, महाद्वीपों की सर्वोच्च ज्वालामुखी चोटियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें दक्षिणी अमेरिका की जो महाद्वीप है, उसकी जो पर्वत श्रेणी है आपकी, उसकी सबसे पहले हम ज्वालामुखी चोटी की बात करें तो वो ओजस डेल सलाडो है, दक्षिणी अमेरिका की। किस पर्वत श्रेणी में है, ये आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी में है। और किस देश में पड़ती है ओजस डे सलाडो, तो वो आपकी चिली व अर्जेंटीना में पड़ती है। ये आपको याद करना है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो सर्वोच्च ज्वालामुखी चोटी है किलिमंजारो। किस पर्वत श्रेणी में, किलिमंजारो पर्वत श्रेणी में। कौन से देश में, तंजानिया में। फिर अगर हम बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी है एल्ब्रुस। किस पर्वत श्रेणी में, काकेशस में। और ये कौन से देश में है, रूस में। फिर उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपकी, पिको डे ओरिजाबा। ठीक है, ये ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेस्ट पर्वत श्रेणी में है और ये कहाँ पड़ती है, मैक्सिको में। ऐसे एशिया की देमबंद सर्वोच्च चोटी है, कहाँ पर है ये, एल्ब्रुस पर्वत श्रेणी में, ईरान में पड़ता है ये। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च ज्वालामुखी चोटी कौन सी है, माउंट गिलुवे है, जो सदर्न उच्च भूमि में पड़ती है और किस देश में पड़ती है, पापुआ न्यू गिनी में। अंटार्कटिका का सबसे सर्वोच्च ज्वालामुखी चोटी कौन सी है, माउंट सिडले, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस महाद्वीप की कौन सी सर्वोच्च चोटी है, और देश का नाम तो साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है। एक बार को आप पर्वत श्रेणी ध्यान ना रखो, लेकिन कौन सी चोटी किस महाद्वीप में है और उस महाद्वीप के किस देश में है, ये आपको जरूर जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, यहां पर ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें यहां से आपके प्रश्न जरूर छपेगा, इसको याद करना है। एनी हाउ कैसे भी आपको याद करके जाना है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक बनानी है, कुछ भी करके किसी भी चीज़ से रिलेट करके आपको इसको याद करके जाना है। तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो आपका पहला पड़ता है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ये कहाँ पर है, जापान में है। ठीक है, कहाँ पर है, जापान में है। आगे हम बात करें मेयाना कहाँ पड़ता है आपका, फिलीपींस में पड़ता है। फिलीपींस में क्या पड़ता है आपका, मेयोना। ठीक है, फिर आपका माउंट इरेबस, ये रॉस द्वीप में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, रॉस द्वीप, अंटार्कटिका में। ठीक है, माउंट एटना, ये आपका सिसिली, इटली में पड़ता है। ठीक है, माउंट एटना। ठीक है, अगर आपको कोई ऐंठ दे पकड़ के तो आपकी सिसकी निकल जाएगी, तो ये माउंट सिसिली इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से अगर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप माउंट पीली की बात करें तो मार्टिनिक द्वीप में है। ठीक है, माउंट पीली कहाँ पे है, मार्टिनिक द्वीप में। ठीक है, विशुवियस, ये नेपल्स की खाड़ी, इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नेपल्स की खाड़ी, इटली में। स्ट्राम्बोली, लिपारी द्वीप, भूमध्य सागर में। ठीक है, भूमध्य सागर का स्तंभ भी इसको कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को। ठीक है, आगे हम बात करें, लॉकी कहाँ पड़ता है, आइसलैंड में पड़ता है। माउंट रेनियर, ये कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। माउंट रेनियर कहाँ पड़ता है, यूएसए में, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात करें, ओजस डेल सलाडो कहाँ पड़ेगा, अर्जेंटीना, चिली में पड़ेगा। कोटोपैक्सी कहाँ पड़ेगा, इक्वाडोर में। चिम्बराजो भी कहाँ पड़ेगा, इक्वाडोर में। पोपो कैपिटल भी आपका मैक्सिको में। पेरिकुटिन, मैक्सिको। मोनालोआ, हवाई द्वीप में। देमबंद, ईरान का है। को सुल्तान कहाँ का है, पाकिस्तान का है। आगे हम बात करें, माउंट पोपा कहाँ पर का है, ये म्यांमार का, बर्मा का। एलबुर्ज, रूस का। माउंट ताल, फिलीपींस का। किलिमंजारो, तंजानिया,
माउंट कैमरून, यह आपका कैमरून अफ्रीका में पड़ता है। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में। सेंट हेलेंस आपका कैस्केड श्रेणी जो आपकी यूएसए में पाई जाती है वहाँ पड़ता है। असामा कहाँ का है? जापान का है। तो ये आपके क्या थे? ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी थे जो आपको ध्यान रखने हैं, एनी हाउ याद करके जाने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआईपी है, ठीक है, ध्यान रखना है इनको। आगे हम बात करें तो कॉल्डेरा के, अब देखो कॉल्डेरा मैंने क्या बताया था, जैसे ज्वालामुखी छिद्र था, छोटा सा था, ज्वालामुखी छिद्र हो गया ये। अब इसको और बड़ा कर दोगे तो ये कॉल्डेरा बन जाएगा, और इस छिद्र को और बड़ा कर दो तो ये बन जाएगा आपका सुपर कॉल्डेरा। क्या बन जाएगा? सुपर कॉल्डेरा बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जहाँ पे देखें कौन कौन से सुपर कॉल्डेरा वाले क्षेत्र हैं, तो आपका लेक टोवा सुमात्रा में पड़ता है, वो आपका सुपर कॉल्डेरा वाला क्षेत्र है। और सुपर कॉल्डेरा होता क्या है, जैसे बड़ा सा छिद्र बन गया, अब इसमें पानी की बारिश हुई तो यही कॉल्डेरा झील बन जाती है। यही क्या बन जाती है? झील बन जाती है। अब जैसे बड़ा छेद हो गया, इसमें पानी भर गया तो यही क्या बन जाएगी? झील बन जाएगी। तो लेक टोवा जो सुमात्रा में है वो एक आपकी कॉल्डेरा झील है। ऐसे ही क्रेटर लेक जो यूएसए में, ये भी आपकी क्या है? एक कॉल्डेरा झील है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नॉलेज बूस्टर दिया है हमने। ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? तो आपकी कौन सी निकलती है? जलवाष्प निकलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो आपका है एकांकागुआ। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो मोना लाओ हवाई द्वीप में, ठीक है। सौर मंडल का ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलंपस मोन्स है, जो कहाँ पड़ता है? आपका मंगल ग्रह पे पड़ता है, ओलंपस मोन्स। येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? आपका यूएसए में स्थित है, ठीक है। तो सौर मंडल का ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पे है। येलोस्टोन पार्क कहाँ पर है? यूएसए में। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो मोना लाओ को। और विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी वो है आपका एकांकागुआ, ठीक है। जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित सुंडा जलडमरू मध्य में कौन सा विनाशकारी ज्वालामुखी है? तो वो है आपका क्राकाटाओ। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है किलायू, माउंट एटना एवं पिटनडीला फोर्नेस, ठीक। पिनाटोबो ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? फिलीपींस में पाया जाता है। किस ज्वालामुखी के विस्फोट से पोम्पियाई, पाम्पर, हरक्यूलेनियन और स्टेबी नगर पूर्णतः नष्ट हो गए थे? तो वो विसुवियस, इटली। विश्व के अधिकांश उच्चतम अत्यधिक सुडौल बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत किस प्रकार के शंकु का निर्माण करते हैं? तो कंपोजिट शंकु का निर्माण करते हैं। ज्वालामुखी क्रेटर में वर्षा जल एकत्र होने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। ऐसे झीलों के 3 प्रमुख उदाहरण बताइए। तो लोनार झील महाराष्ट्र की है, टिटिकाका दक्षिण अमेरिका की है, और विक्टोरिया कहाँ की है? अफ्रीका की है, ठीक है। तो मैंने अभी जो ज्वालामुखी का जो क्रेटर था, क्रेटर मतलब जो आपका जो बड़ा सा होल बन जाता है, उसमें अगर पानी आ जाता है तो वो झील बन जाती है, तो वही झील का एग्जाम्पल यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और अब देखो अब हुआ क्या, हमने यहाँ पर 4 टॉपिक अभी फिलहाल ख़त्म कर लिए। सौरमंडल, भूकंप और चट्टाने, और अभी आपका ज्वालामुखी, ये 4 टॉपिक ख़त्म कर लिए। अब क्या होगा, आपके प्रश्नोत्तर की सीरीज़ आएंगी। अब आपको मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूं, देख लूं कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, कितना कर पा रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का रिवीजन कराएंगे। जैसे अब पहले हम कराएंगे सौरमंडल का रिवीजन, ठीक है। उसके बाद में भूकंप के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस, हो सकता है भूकंप और चट्टान क्वेश्चंस मिक्स भी कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो बस आप धीरे धीरे तैयारी अपनी करती रहिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। देखो 23 जनवरी को आपका क्या होगा, यूपी टेट होगा, ठीक है। तो यूपी टेट तक मैं कोशिश ये करूँगा कि जो भी आपकी एनवायरनमेंट पार्ट है तो वो आपका 23 जनवरी तक मैं ख़त्म करा दूं, जिससे कि आप जो है, मैं कोशिश ये करूँगा कि 15 जनवरी तक ख़त्म करा दूं, जिससे कि आप रिवाइज भी कर सको और आपका जो एनवायरनमेंट पार्ट है वो सारा कवर हो जाए, ठीक है। सुपर टेट वाले जो ऐसे बच्चे जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास बहुत टाइम है, क्योंकि जनवरी में तो आपका एग्ज़ाम होगा, फरवरी में रिजल्ट आएगा, मार्च में इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। तो अभी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, वैकेंसीज आने में टाइम लगेगा। तो आपके पास बहुत टाइम है, आपका पेपर मई या जून में होगा, बहुत टाइम है, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। और जल्द ही क्वेश्चन आंसर की सीरीज में स्टार्ट करूँगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही रहती है कि आप इन वीडियोज़ को
स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, अपना जो है व्हाट्सअप स्टेटस बनाइए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस इतनी आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है, यही मेरा मोटिवेशन है और इसी मोटिवेशन के ज़रिए मैं आज जो अब ये सीरीज़ जो मैंने जो चलाई है, बस ये मोटिवेशन मेरा कंटिन्यू रहे, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बस शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कराइए मैक्सिमम लोगों से इस चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।